हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इसको कंप्लीट कर लिया था, इसको एक्सप्लेन कर लिया था और फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस को भी हमने समझ लिया था। अभी क्या है, लेकिन फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस को और जो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, इन दोनों में क्या है कि इन दोनों के काफ़ी प्रोविजंस हैं जो क्या हैं, एक जैसे हैं या आपस में कोलैप्स करते हैं। ठीक है, जो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है और फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है, इसके क्या हैं, काफ़ी प्रोविजंस एक जैसे हैं। तो क्या है स्टूडेंट्स, एक बार हम फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस को हमने स्टार्ट किया था और उसको हम कंप्लीट करेंगे अपने इस लेक्चर में, और साथ ही हम फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन को भी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, इसके बाद जो हमारा आर्टिकल 19 है जिसमें कि जो राइट टू फ्रीडम है, जिसमें कि 6 टाइप्स के जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड कराए गए थे इंडियन सिटीज़न को। तो ये क्या हो जाएंगे, आर्टिकल 19 की जो सारी फ्रीडम हमको मिलती है उसके थ्रू जो 6 टाइप की फ्रीडम मिलती हैं या जो 6 टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, वो क्या हो जाएंगे, हमारे इस लेक्चर के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस को। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमने पूरा स्टडी कर लिया था, तो हमारा फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस भी हमने इसमें क्या समझा था कि किसी भी सिटीज़न के पास इस चीज़ का राइट है कि वो क्या कर सकता है, इंडियन टेरिटरी के किसी भी पार्ट में रिसाइड या सेटल होने का उसको राइट है। और स्टूडेंट्स, फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो राइट है इसमें इन दोनों वर्ड्स को ही समझना क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीन्स कि रिसाइड, ठीक है, क्योंकि क्या राइट दिया गया है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में, राइट टू रिसाइड एंड राइट टू सेटल इन एनी टेरिटरी इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। क्या है, जो हमारी कंट्री है उसके टेरिटरी के, इंडिया के क्षेत्रफल के किसी भी पार्ट में क्या है, कोई भी इंडियन सिटीजन चाहे वो रिसाइड कर सकता है और सेटल हो सकता है। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बता दिया था कि रिसाइड होने का मतलब होता है कि जब आप किसी प्लेस पर क्या रहते हैं, कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली वहाँ पर रहते हैं, तो उसको कहते हैं रिसाइड। और जो दूसरा है सेटल, जब क्या है, इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही क्या है, किसी भी पार्ट में क्या है, आप काफ़ी टाइम तक रहते हैं, वहाँ पे अपना रेजिडेंस बना लेते हैं, होम बना लेते हैं, और कुछ टाइम के बाद आप उस प्लेस का ही डोमिसाइल भी बना लेते हैं और वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं। तो ये दोनों ही राइट क्या हैं, हर इंडियन सिटीज़न को प्रोवाइड कराए गए हैं फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस के अंतर्गत, जिससे कि हर किसी पर्सन को राइट है, इंडियन सिटीज़न को, कि वो चाहे इंडिया के किसी भी पार्ट में क्या कर सकता है, अपना निवास स्थान बना सकता है, परमानेंटली वो रह सकता है, और साथ ही क्या है, टेम्परेरीली बेसिस पर भी वो, जैसे कि आप मूवमेंट कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, मैंने आपको बताया कि जो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है और जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, इनके जो काफ़ी प्रोविजंस हैं वो क्या करते हैं, आपस में कोलैप्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस हमें मेनली क्या देता है, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। This right is intended to remove internal barriers within the country or between any of its parts. स्टूडेंट्स, ये राइट जो दिया गया है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस का, कि आप इंडिया की टेरिटरी के किसी भी पार्ट में चाहे तो टेम्परेरीली रहिए, चाहे तो परमानेंटली अपना निवास बनाकर या फिर वहाँ का डोमिसाइल बनवा कर कुछ टाइम बाद क्या कर सकते हैं, आप उस प्लेस पर ही आपको वोटिंग राइट भी मिल जाता है और आप वहाँ पर रह सकते हैं जहाँ भी आप चाहें। तो इस चीज़, ये जो राइट है, ये इस चीज़ को बताता है कि क्या है, इंडिया में जो है, इस कंट्री के अंदर क्या है, कोई भी इंटरनल बैरियर्स ना रहे। ठीक है, और ना ही क्या हो, इंडिया के जो पार्ट्स हैं, कोई भी पार्ट है, उनके बीच में कोई भी इंटरनल बैरियर ना हो, कोई भी बैरियर ना हो, यानी फ्रीली कोई भी पर्सन क्या है, इंडिया के किसी भी पार्ट में निवास करे, रह सके, रिसाइड करे, या फिर अपना सेटल हो सके, सेटलमेंट कर सके, इस चीज़ की क्या है, फ्रीडम दी गई है। This promotes nationalism and avoids narrow-mindedness.
ये बताया गया है स्टूडेंट्स, ये जो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है ये क्या करता है, ये नेशनलिज्म की जो भावना है, जो राष्ट्रीयता की भावना है उसको प्रमोट करता है, और साथ ही जो एक संकीर्ण मानसिकता है कि किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े रहने की या फिर सिर्फ रीजनल बेसिस पर सोचने की, उस संकीर्ण मानसिकता को क्या करता है, दूर करता है, उसको अवॉइड करता है। और स्टूडेंट्स, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में ही आगे समझाया गया है कि क्या है, जैसे हम अभी तक सारे फंडामेंटल राइट्स में मीन्स की आर्टिकल 19 की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें जैसा कि क्या है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आर्टिकल 19 के अंडर जो 6 स्पेशल राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमें क्या प्रोवाइड कराए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिसमें कि हम ये फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस भी उसी के अंदर आता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि क्या है, आप इन राइट्स को एक क्या है, एक लिमिटेड तरीके से ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्टेट चाहे तो वो क्या कर सकती है, इन राइट्स पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो वही बात यहाँ पे भी की गई है कि ये जो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है, इसके ऊपर भी क्या है, स्टेट के द्वारा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। किस बेसिस पर, इसके लिए उन्होंने 2 ग्राउंड दिए हैं। पहला है द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, मीन्स कि जनहित की भलाई के लिए अगर ऐसा उचित है किया जाना, तो किसी भी पर्सन के फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस को क्या किया जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। सेकंड है द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, वही कहा गया है कि अगर शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई एरिया है तो वहाँ पर उनके हितों की रक्षा करने के लिए क्या है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए उनके कल्चर, ठीक है, उनके कल्चर, उनका जो कस्टम है, ठीक है, उसको बचाने के लिए, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है उसके लिए क्या है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस को स्टेट के द्वारा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू कर्टेल किया जा सकता है, ठीक है। ये 2 ग्राउंड बताए गए हैं। The right of outsiders to reside and settle in tribal areas is restricted, ये कहा गया है कि जो आउटसाइडर्स हैं उनका जो क्या है, रिसाइड एंड सेटल, उनका जो है रिसाइड और सेटलमेंट होने का जो है ट्राइबल एरियाज में क्या है, उनको ये राइट क्या है, रेस्ट्रिक्ट किया गया है, उनके इस राइट को कर्व कर दिया गया है, रोका गया है, ताकि इससे क्या हो सके, टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स एंड मैनर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, किसी भी आउटसाइडर्स को इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो एरियाज होते हैं जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, वहाँ पे किसी भी आउटसाइडर के रिसाइड और उसके सेटलमेंट में क्या होता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस स्टेट के द्वारा लगाए जाते हैं, जिससे कि जो ये शेड्यूल ट्राइब्स हैं इनका जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनके कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, जो उनका मैनर है, जो उनका जीवन जीने का जो तरीका है, जो उनकी जीवन शैली है, वो क्या हो, उसको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, उसको संरक्षित करके रखा जा सके, और उसको क्या है, कोई आउटसाइडर आके कन्फ्लिक्ट ना पैदा करे उनकी जीवन शैली में। इसीलिए शेड्यूल्ड ट्राइब जहाँ पर रहती हैं वहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा क्या लगाया जाता है, स्टेट के द्वारा वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं रिसाइड और सेटल होने में, ठीक है। टू सेफगार्ड देयर ट्रेडिशनल वोकेशन एंड प्रॉपर्टीज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यही कहा गया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की का जहाँ पे वो लोग रहते हैं, जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, वहाँ पे क्या किया जाता है, इस राइट को, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस को स्टेट के द्वारा कर्टेल किया जाता है, ताकि क्या किया जा सके, इससे सेफ गार्ड किया जा सके शेड्यूल्ड ट्राइब्स की ट्रेडिशनल वोकेशन को, और उनका जो उनकी प्रॉपर्टी को, जैसे कोई आउटसाइडर आएगा तो उनकी प्रॉपर्टी को इंक्रोच कर सकता है, वो उसको खरीद के उसमें मकान बना सकता है, तो उससे क्या होगा, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इस चीज़ से बचाने के लिए क्या है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कर्टेल किया जाता है, कुछ पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। In many parts of the country, the tribals have been permitted to regulate their property rights in accordance with their customary rules and laws. Students, इसमें ये बताया गया है कि इंडिया के ही क्या है, बहुत सारे ऐसी पार्ट हैं, ऐसी जगहें हैं
यह क्या है, ऐसे भाग हैं जहाँ पर क्या करते हैं, ये जो ट्राइबल्स रहते हैं, ठीक है, जो जनजातियाँ रहती हैं वो क्या करती हैं, वो इस चीज़ के लिए परमिटेड हैं कि क्या कर सकती हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी राइट्स को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकती हैं, रेगुलेट कर सकती हैं। और ठीक है, जैसे कि उनके कस्टमरी रूल्स एंड लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रॉपर्टीज़ का जो लेन देन है या प्रॉपर्टीज़ का जो भी क्या है रेगुलेशन है वो कर सकती हैं। इस चीज़ के लिए क्या है, ट्राइब्स ही क्या हैं, वो टोटली परमिट हैं कि वो अपने प्रॉपर्टी राइट्स को अपने जो उनके कस्टमरी रूल्स एंड लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग क्या करें, उनको उनके अकॉर्डिंग ही उनका लेन देन करें। किसी को देना है तो वो अपने कस्टमरी रूल एंड लॉज को फॉलो करके उसको रेगुलेट करते हैं, उसको देते हैं। तो यहाँ है कि ये ट्राइब्स को ही क्या दे दिया गया है, उनको ही राइट दे दिया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का जो भी उन्होंने क्या करना है, चाहे प्रॉपर्टी को बाय करना है या प्रॉपर्टी को किसी को क्या करना है, बेचना है, खरीदना या बेचना, जो भी करना है वो अपने उसको खुद अपने अकॉर्डिंग जो उनके कस्टमरी रूल्स और लॉज हैं जो कि काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग वो इस चीज़ को खुद ही रेगुलेट करने के लिए परमिटेड हैं, उनको इस चीज़ की परमिशन है। The Supreme Court held that certain areas can be banned for certain kinds of persons like prostitutes and habitual offenders। ये कहा गया है कि क्या है, कुछ जो क्या है, कुछ निश्चित एरिया, जो कुछ क्या है सर्टेन एरियाज ऐसे होते हैं कि जहाँ पर क्या हो सकता है, जो कोई भी प्रोस्टिट्यूट्स हैं या कोई हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जो कि क्या हैं, क्रिमिनल्स हैं, बार बार क्या करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को करते हैं, तो ऐसे लोगों की जो है वो कुछ एरियाज़ पर, कुछ सर्टेन एरियाज़ पर उनके जो मूवमेंट है या फिर उनके जो रेजिडेंस है उसको क्या किया जा सकता है, बैन किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में, ठीक है, कि कुछ निश्चित एरियाज़ में, कुछ निश्चित क्षेत्रफल में क्या है, यानी कुछ निश्चित स्थानों पर जो ये प्रोस्टिट्यूट्स हैं या फिर जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, मीन्स कि जो क्रिमिनल हैं, ठीक है, जो टाइम टाइम पे कुछ न कुछ क्राइम्स करते रहते हैं, ठीक है, उनको क्या है कि उनके 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 जो रेजिडेंस है उस पर क्या लगाया जा सके, उनको बैन किया जा सके, उनके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पर भी क्या लगाई जा सके, यहाँ पर रोक लगाई जा सके। स्पेशली हम यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस पढ़ रहे हैं, तो क्या है, उनके रेजिडेंस में क्या है, क्या लगाई जाएगी, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे और उसको बैन किया जाएगा जो कि ऐसे लोग हैं जो कि क्या है, क्रिमिनल्स एक्टिविटी में इंक्लूड रहते हैं और जो क्या है, इमोरल एक्टिविटी में इंक्लूड रहते हैं, ठीक है, उनके लिए बैन किया जा सकता है। It is clear that the right to residence and the right to movement are overlapping to some extent। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि क्या है, ये दोनों ही जो हमने पढ़े अपने पिछले लेक्चर में, हमने राइट टू मूवमेंट को समझा, मीन्स कि कहीं पर भी इंडिया के टेरिटरी के किसी भी पार्ट में क्या करना, मूवमेंट करना, जाना, आना जाना करना, या जो भी है मूवमेंट करना। और राइट टू रेजिडेंस क्या है कि वहाँ पर निवास करना, अपना घर बनाना। वो कैसे हो सकता है, अगर आप घर बना रहे हैं, कहीं पर रेजिडेंस बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका परमानेंट सेटलमेंट कहलाएगा। और वहीं आप कहीं टेम्पररी बेसिस पर जाते हैं तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा रिसाइड में। और ये क्या है, राइट टू रेजिडेंस है। तो ये कहा गया है कि जो राइट टू रेजिडेंस है और जो राइट टू मूवमेंट है, इन दोनों के जो काफ़ी प्रोविजंस हैं वो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये इसमें बताया गया है। और स्टूडेंट्स, जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो सिक्स्थ जो फ्रीडम ऑफ क्या था, जो राइट टू फ्रीडम था, उसके अंतर्गत क्या थे, जो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, उसमें जो सबसे लास्ट है वो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, यानी प्रोफेशन को करने की, अपने कैरियर को चूज़ करने की क्या है, इंडिपेंडेंस है किसी भी इंडियन सिटीजन को। All citizens are given the right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। ये कहा गया है कि जो इंडिया के सभी सिटीजन्स हैं उनको क्या है, ये राइट दिया गया है कि वो क्या कर सकते हैं, वो
प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशन को, जिसको भी वो चाहें, जिस भी व्यवसाय में वो क्या हो, उनको जाना हो, जिस भी व्यवसाय में उनको वर्क करना हो वो कर सकते हैं। टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ठीक है, किसी भी पेशे को अपना सकते हैं। ट्रेड में, व्यापार में या बिजनेस जो भी उनको करना हो, वो कोई भी प्रैक्टिस जो है प्रोफेशन से रिलेटेड उसको अपना सकते हैं। This right is very wide as it covers all the means of earning one's livelihood. स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन का राइट है, ये क्या है, ये बहुत वाइड है, ये क्या है, बहुत विस्तृत है। और ये क्योंकि ये क्या करता है, जितने भी क्या हैं, कोई भी ऐसी मीन्स, कोई भी ऐसी चीज़ें जिससे कि क्या हो, कोई भी पर्सन अपनी क्या हो, लाइवलीहुड को अर्न कर रहा हो, इसमें क्या है, वो सभी माध्यम आते हैं जिसके थ्रू क्या है, कोई भी पर्सन क्या करता है, अपनी लाइवलीहुड के लिए अर्निंग्स को करता है, अपनी जीविका चलाने के लिए जिस भी माध्यम से क्या करता है, अर्निंग्स करता है। The state can impose reasonable restrictions on the exercise of this right in the interest of the general public. जैसा कि स्टूडेंट्स, फिर वही बात कि आर्टिकल 19 के अंडर जितने भी फंडामेंटल राइट्स आएंगी, जितनी भी टाइप्स की आपको फ्रीडम दी जाएंगी, उनमें क्या होगा, स्टेट के द्वारा कुछ न कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ठीक है, किसके लिए बोला है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के जो है इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए स्टेट के द्वारा जो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है उस पर भी क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। द स्टेट इज एम्पावर्ड टू, ठीक है, ये बताया गया है कि स्टेट इस चीज़ के लिए क्या है, एम्पावर्ड है। एम्पावर्ड मीन्स है कि स्टेट को इस चीज़ की क्या है, पूरी तरीके से अथॉरिटी है, स्टेट इस चीज़ के लिए क्या है, ऑथराइज्ड है। जैसे इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट है प्रेस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। स्टूडेंट्स, जो ये पहला पॉइंट है, इसमें ये समझाया गया है कि स्टेट क्या कर सकता है, किसी भी जॉब को, किसी भी प्रोफेशन में, ठीक है, किसी भी ऑक्यूपेशन में, किसी भी ट्रेड में या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले क्या कर सकता है, जैसे क्या है कि किसी भी प्रोफेशन में जैसे कोई भी क्या है, स्टेट के द्वारा जॉब निकाली जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ न कुछ कोई न कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशंस क्या होती है, उससे पहले हमारे पास होनी चाहिए, तब हम उस पोस्ट के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, अगर हम उस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, अगर वहाँ पे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए, तो हमारे पास पहले से क्या होनी चाहिए, कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, कुछ एकेडमिक्स क्वालिफिकेशंस हमारे पास होनी चाहिए। तो यही कहा गया है कि स्टेट क्या कर सकता है, कुछ ऐसे प्रोविजंस बना सकता है कि जैसे वो क्या है, कुछ स्पेसिफिक जो भी हैं प्रोफेशन है, जो भी कोई ऑक्यूपेशन है, ट्रेड है या बिजनेस है, उन पे क्या कर सकता है, कुछ प्रायर कंडीशंस लगा सकता है स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, जैसे कोई क्या कहते हैं, जैसे क्या है कि कोई भी पोस्ट निकलती है तो उसमें ये माना जाता है कि आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, या कुछ पोस्ट में आपका माना जाता है कि आपके पास MBA होना चाहिए, कुछ पोस्ट में आपको मांगना जाता है कि आपके पास CA होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब क्या है, स्टेट के द्वारा प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, प्रियर होनी चाहिए, पहले से आपके लिए नेसेसरी होनी चाहिए, तभी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया है कि क्या कर सकती है, स्टेट के द्वारा कंडीशंस रखी जा सकती हैं। और क्या कर सकती है कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए या ट्रेड को चलाने के लिए अगर आप करना चाहते हैं, तो क्या है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि आपको उसके लिए पहले क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब लाइसेंस के प्रोविजंस को स्टूडेंट्स, जो 1991 के बाद जो LPG रिफॉर्म हुआ था, ठीक है, जो LPG रिफॉर्म्स हुआ था उसके बाद क्या था, लाइसेंसिंग को बहुत हद तक कम कर दिया गया है भारत में। लेकिन फिर भी ये एज फॉर एग्जाम्पल कि कुछ न कुछ क्या है, स्टेट के द्वारा किसी भी प्रोफेशन को अपनाने के लिए आपके ऊपर क्या है, कुछ प्रायर कंडीशंस लगाई जा सकती हैं। जैसे आप
किसी जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो उसके लिए पहले क्या होना चाहिए, कुछ कंडीशंस में, जैसे आपके पास प्रायर कंडीशन क्या होनी चाहिए, आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कुछ में आप पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कुछ में आपके पास कुछ स्पेसिफिक फील्ड में डिप्लोमा होना चाहिए, किसी में इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, स्टेट के द्वारा किसी भी जॉब में आपके लिए क्या है, कुछ प्रायर कंडीशंस को रखा गया है। ठीक है, तो ये है। और दूसरा पॉइंट इसमें समझते हैं, कैरी ऑन बाय इटसेल्फ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस वेदर द एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शियल ऑफ सिटीजन्स और अदरवाइज। ये कहा गया है कि स्टेट क्या कर सकता है, किसी भी ट्रेड को, किसी भी बिजनेस को, किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी सर्विस में क्या कर सकता है, कुछ सिटीजन्स को वो क्या कर सकता है, एक्सक्लूड कर सकता है, उनको निकाल सकता है पार्शियली या फिर कम्प्लीटली। ठीक है, ये पूरा स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी बिजनेस से, किसी इंडस्ट्री से, किसी सर्विस से जो कि क्या हो, स्टेट से संबंध हो, वो वहाँ से सिटीजन्स को क्या कर सकता है, उस ट्रेड को करने से रोक सकता है, उस बिजनेस को करने से रोक सकता है जो कि क्या हो, स्टेट के अंडर कंट्रोल में हो। ठीक है, ये बताया गया है। No objection can be made when the state carries on a trade, business, industry or service either as a monopoly। ये कहा गया है कि स्टेट के ऊपर, ठीक है, no objection can be made, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया जा सकता है अगर क्या है, स्टेट कोई भी ट्रेड करता है, बिजनेस करता है, इंडस्ट्री ओपन करता है, ठीक है, या फिर कोई भी सर्विस देता हो, या फिर कोई भी सर्विस के लिए क्या हो कि जैसे कोई भी सर्विस अथॉरिटी हो जो सर्विस प्रोवाइड कराती है उसमें काम करता हो, तो स्टेट की क्या हो सकती है, मोनोपोली भी हो सकती है, चाहे वो कंप्लीटली हो या फिर पार्शियल हो। ठीक है, टू द एक्सक्लूजन ऑफ सिटीजन, या फिर उसमें क्या हो, वो सभी सिटीजन्स को छोड़ सकता है, या फिर चाहे तो वो सम सिटीजन्स का क्या कर सकता है, एक्सक्लूजन कर सकता है। या फिर स्टेट क्या कर सकता है, अपने किसी ट्रेड, बिजनेस के या इंडस्ट्री या सर्विस के थ्रू किसी भी सिटीजन के साथ कंपटीशन कर सकता है। इस चीज़ पे क्या है, कोई भी स्टेट के ऊपर ऑब्जेक्शन करने का किसी को भी राइट नहीं है। ये इस चीज़ को समझाया गया है इस पॉइंट में। ठीक है, कि जो स्टेट क्या है, अगर किसी भी ट्रेड को करता है, किसी भी बिजनेस को करता है, किसी भी इंडस्ट्री को लगाता है या कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो क्या हो सकता है, उसकी मोनोपोली भी हो सकती है। वो क्या कर सकता है, कुछ सिटीजन्स को उसमें इंक्लूड भी कर सकता है, एक्सक्लूड भी कर सकता है, या फिर वो किसी सिटीजन के साथ क्या है, ऑक्यूपेशन या ट्रेड या बिजनेस में कंपटीशन भी कर सकता है। इस रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, स्टेट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं कि उसके ट्रेड करने के तरीके या बिजनेस पर। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्टेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इट्स मोनोपोली। और यही बात यहाँ पे कही गई है कि जो स्टेट है उसको अपनी मोनोपोली को जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जो वो ट्रेड कर रहा है, जो वो बिजनेस कर रहा है, जो वो इंडस्ट्री लगा रहा है, या वो जो भी क्या है IT सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, तो क्या है, उसके लिए उसको अपनी मोनोपोली अगर है भी तो उसको जस्टिफाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कहा गया है, स्टेट को इस चीज़ की फ्रीडम दी गई है। दिस राइट, जैसे कि स्टूडेंट्स, लेकिन जो क्या था, फ्रीडम ऑफ, हमने जो पढ़ा था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, हमने उसमें देखा था कि क्या है कि जो राइट टू प्रेस है उसमें क्या था, गवर्नमेंट का कोई भी क्या होगी, गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं होगी। राइट टू प्रेस में हमने ये पढ़ा था। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में जस्ट अपोजिट, कि क्या है, अगर कहीं भी प्रोफेशन की बात आती है, ठीक है, तो क्या होगा, स्टेट कोई भी ट्रेड करता है, जो भी बिजनेस करता है, जो भी सर्विस प्रोवाइड करा रहा हो, तो उसमें उसकी कंप्लीट या पार्शियल मोनोपोली हो सकती है, जिसमें कि वो एक्सक्लूड भी कर सकता है कुछ सिटीजन्स को, या फिर सभी सिटीजन्स को, या फिर जिसको भी चाहे वो रख सकता है, या फिर वो किसी भी सिटीजन के साथ कंपटीशन इस रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में स्टेट को क्या है, मोनोपोली प्रोवाइड की गई है। अगर उसकी मोनोपोली है भी तो क्या है, उसको जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। जबकि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में
जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था उसमें हमने पढ़ा था कि क्या है, जो प्रेस होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर क्या है, जो गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं है, ये हमने बताया था। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ चढ़कर अपना क्या है, टेलीकास्ट कर सकता है। दिस राइट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू कैरी ऑन ए प्रोफेशन और बिजनेस और ट्रेड और ऑक्यूपेशन दैट इज। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी क्या है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं कि जो ये फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है वो आपको क्या है, किसी ऐसे प्रोफेशन या बिजनेस या ट्रेड या ऑक्यूपेशन को करने की परमिशन नहीं देता है जिसमें कि क्या हो, जो कि क्या हो, इमोरल हो, दैट इज इमोरल एंड डेंजरस, जो कि क्या हो, अनैतिक हो और डेंजरस हो। ठीक है, इमोरल मीन्स कि जैसे क्या हो, ट्रैफिकिंग इन विमेन एंड चिल्ड्रन, क्या हो, ट्रैफिकिंग हो रही हो ह्यूमन बीइंग्स की, विमेन और चिल्ड्रंस की, वो जो इमोरल, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा और वो आपको फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के अंतर्गत उसके प्रोविज़न नहीं आते हैं। और दूसरा है कि कोई भी, अगर आप क्या हैं, किसी डेंजरस ऑक्यूपेशन में हैं, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, अगर कोई हार्मफुल ड्रग्स को बना रहे हैं या एक्सप्लोजिव्स को डेवलप कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, आपको फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के प्रोविजंस को प्रोवाइड नहीं कराता है। ऐसे बिजनेस को क्या माना गया है, प्रोहिबिट माना गया है, कि जिसमें क्या हो, हार्मफुल ड्रग्स या एक्सप्लोजिव्स हों, तो उसको क्या माना गया है, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आप इसको नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, अलग से नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल सेफ्टी के कंसिडरेशन को लेके ही किसी को क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट में इसकी जो है परमिशन दी जाती है। एक्सप्लोजिव्स को या फिर हार्मफुल जो ड्रग्स हैं उनके लिए तो क्या है कि बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है। लेकिन क्या है कि जो न्यूक्लियर पावर को बनाने के लिए क्या है कि कुछ गवर्नमेंट से ही क्या है परमिशन लेनी पड़ती है, उसमें कोई भी प्राइवेट पर्सन अपने आप इंक्लूड नहीं हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे इन दो चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया है, दो टाइप के ऐसे ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन या बिजनेस को प्रोहिबिटेड किया गया है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में, जिसमें कहा गया है कि जो क्या हो, इमोरल हो, जिसमें कि विमेन और चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग हो रही हो, उसको रोका जाएगा, वो क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के अंतर्गत नहीं आता है। और दूसरा कि ऐसे प्रोफेशन, ऐसे बिजनेस जो कि क्या हो, डेंजरस हो, जिसमें क्या बनती हो, हार्मफुल ड्रग्स बनती हूँ या विस्फोटक बनते हों, एक्सप्लोजिव्स बनते हों, तो वो क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन के अंतर्गत नहीं आता है, उसको कोई भी फ्रीडम प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, क्योंकि क्या है, वहाँ पे क्या बन रही है, हार्मफुल ड्रग्स और एक्सप्लोजिव्स बन रही है, जिससे कि पब्लिक हेल्थ को क्या हो सकता है, पब्लिक हेल्थ को नुकसान हो सकता है और इसको स्टेट के द्वारा रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। The state can absolutely prohibit these or regulate them through the license। ये कहा गया है कि जो ऐसी जो भी चीज़ें हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है, स्टेट के द्वारा, स्टेट उनको टोटली प्रोहिबिट कर सकता है या फिर इनको क्या कर सकता है, लाइसेंस के द्वारा क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, लाइसेंसिंग का प्रोविज़न चला सकता है कि अगर आपको कोई भी इस टाइप का कोई भी ट्रेड करना है तो उसको आपके लिए, उसको करने के लिए पहले आपने क्या लेना होगा, स्टेट गवर्नमेंट से क्या लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा, तभी आप उसको क्या कर पाएंगे, उस बिजनेस को कर पाएंगे। ऐसे करके क्या है, उसको रेगुलेट क्या है, स्टेट के द्वारा किया जाता है। या फिर कुछ प्रैक्टिसेस जो बहुत ही ज़्यादा इमोरल हैं तो उनको क्या है, टोटली स्टेट के द्वारा प्रोहिबिट किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया हो, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 को, जो कि है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।